गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे भूगोल के एक महत्वपूर्ण विषय यानी भौगोलिक विचारधाराओं के बारे में। भौगोलिक विचारधाराओं में मुख्य रूप से जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनके लिए दो तीन विचारधाराएं हैं। एक नियतिवादी होता है, एक संभववादी होता है और एक अपन बात करेंगे नवनियतिवादी। ये विचारधाराएं क्या है, इनके बारे में विचारधाराओं ने क्या कथन दिए हुए हैं या इनके समर्थक कौन कौन है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं नियतिवादी। नियतिवादी विचारधारा क्या कहती है? नियतिवादी विचारधारा कहती है जो प्रकृति है वो सर्वप्रमुख है, यानी प्रकृति, इसमें ना दो कारक बताए गए। कितने कारक बताए गए? दो कारक बताए गए। दो कारकों में से एक कारक है आपका प्रकृति और एक कारक है आपका मानव। तो इसमें मानव को क्या बताया गया है? गौण कारक बताया गया है और प्रकृति को क्या कारक बताया गया? प्रधान कारक बताया गया है। प्रधान कारक यानी प्रकृति जो सब कुछ करती है वो प्रकृति ही करती है। मानव इसमें गौण है। मानव के जितने भी जो आविष्कार वगैरह ये गौण रखे गए हैं। इसमें जो विचारधारक हैं वो जैसे अपन बात करते हैं जर्मन भूगोलवेता। जर्मन भूगोलवेताओं ने अपने विचार रखे हैं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि प्रकृति सर्वोपरि है। प्रकृति में जितने भी जो अपन खनिज वगैरह है या जो अपन संसाधन है जो काम में लेते हैं ये अपन को प्रकृति ने प्रदान किए। तभी अपन क्या कर रहे हैं? नए आविष्कार कर रहे हैं, उनकी चीज़ों की खोज कर रहे हैं। तो ये चीज कहने वाले कौन थे? जर्मन भूगोलवेता थे। यानी जो नियतिवाद है या अपन इसको नियतिवादी भी कह सकते हैं, नियतिवाद या निश्चयवाद भी इसको कहते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से दो कारक हैं। क्या कारक हैं? एक यानी एक प्रकृति को और एक है मानव। तो प्रकृति को इसको केंद्र बिंदु में माना गया, प्रकृति को प्रधान कारक माना गया और प्रकृति को सर्वोपरि माना गया। जो भी प्रकृति करेगी वो सर्वोपरि या सबसे अच्छा होगा। और मानव को गौण कारक बताया गया है, यानी मानव जो आविष्कार कर रहा है वो गौण कारक के रूप में है। और प्रकृति अपने आप में सबसे विशालतम है। प्रकृति जो कुछ हमें देती है हम उसका उपयोग करते हैं, लेकिन प्रकृति ने अगर हमें नहीं दिया तो अपन क्या करेंगे? तो इसका मतलब है प्रकृति सर्वोपरि है। और प्रकृति सर्वोपरि की बात कौन करने वाले? नियतिवादी थे। जैसे कौन कौन थे? एक कार्ल डीटर था, एक कांट था, एक हम्बोल्ट है, एक हटिंगटन है, एक रेडजेल है और एक सैंपल है। इन सब विचारधाराओं ने क्या किया? इन सब विचारकों ने कहा कि जो नियतिवादी है ये विचारधारा बहुत ही बेस्ट है और प्रकृति के लिए ये सर्वोपरि विचारधारा है। और इसी विचारधारा का इन्होंने क्या किया था? समर्थन किया था। डीटर है, सैंपल है, कांट है और कार्ल डीटर है, हम्बोल्ट है, हटिंगटन। एक विचारधारा आती है आपकी संभववाद। और संभववाद में इसमें जैसे मानव और इसमें एक शब्द दिया हुआ मानव और इसमें दिया हुआ है प्रकृति। तो ये दोनों चीज़ों को, प्रकृति दो कारक है प्रकृति में टोटल, इसमें से मानव को इसमें क्या माना गया है? प्रधान कारक माना गया है और इसको क्या कर दिया है? गौण कारक कर दिया है। और ये विचार देने वाले कौन थे? ये फ्रांस के भूगोलवेता थे, फ्रांसिस, जिसको अपन कह सकते हैं फ्रांसिस विचारधारा या फ्रांसिस स्कूल। इनमें क्या कहा था? संभववाद में कहा था कि मानव ने अपने निर्माण, मानव ने जितने भी जो आविष्कार किए हैं वो अपनी मानसिक शक्ति को उपयोग करते हुए किए हैं। मानव ने अपने निर्णय के आधार पर, जैसे मानव को हवा की गर्मी लगी तो मानव ने फैन बना दिया, और ज़्यादा गर्मी लगी समय के साथ में उन्होंने कूलर बना दिया, और ज़्यादा मान लो टेक्नोलॉजी आ गई और मानव का विचार तो मानव को और ज़्यादा गर्मी लगने लगी, जैसे जितने तो उन्होंने एसी का आविष्कार कर दिया। यानी मानव अपनी आवश्यकता अनुसार जो जितने भी जो आविष्कार कर रहे हैं इसमें मानव सर्वोपरि है। प्रकृति ने अगर कोई चीज़ दे दी है, मान लो लोहा दे दिया, तो मानव उसका उपयोग नहीं करेगा तो वो संसाधन नहीं है, प्रकृति में वेस्ट है वो चीज़। तो ये जो मानववादी जो विचारधारा है, जो संभववादी विचारधारा है, ये क्या कहते हैं? मानव प्रधान कारक है। मानव जो कुछ करता है वो मानव ही करता है और मानव अपने बुद्धि बल के हिसाब से, मानव अपने मानसिक शक्ति के हिसाब से इस विचारधारा को या भूगोल को या इस विचारधारा संभववादी विचारधारा बहुत ही विस्तृत बताए। यानी व्यापक स्तर पर कौन है, इसका केंद्र बिंदु कौन है? मानव है, संभववादी विचारधारा। और संभववादी विचारधारा फ्रांसिस भूगोलवेताओं की देन है। इनमें कौन कौन थे? एक ब्लांस था, जीन ब्रूंस है, डिमांजिया है और किरचॉफ है, इसा बोमेन है और ब्लेंचार्ड है। इन सभी समर्थकों ने, इन सभी भूगोलवेताओं ने कहा कि मानव सबसे बड़ा है, मानव सर्वोपरि है। मानव अगर कोई चीज़ यहाँ प्रकृति में है, अगर उसका मानव उपयोग नहीं करता, मानव अपने निर्णय से उपयोग नहीं करता, अपने बुद्धि बल से उपयोग नहीं करता, तो वेस्ट है वो चीज़। क्या है? व्यर्थ है वो चीज़, कोई काम की नहीं है। इसलिए मानव का होना इस प्रकृति में बहुत जरूरी है। और मानव को फ्रांस वाले लोगों ने या फ्रांसिस विचारधारा ने या अपन कह सकते हैं संभववादी विचारधारा ने मानव को प्रधान कारक माना और प्रकृति ने दिया है तो इससे कोई मतलब नहीं है, प्रकृति का कोई मतलब नहीं है। यानी यहाँ पे गौण कारक के रूप में प्रकृति को माना है संभववादी विचारधारा। अब अपन बात करते हैं
निश्चयवाद। निश्चयवाद क्या है? इन दोनों के बीच की कड़ी, यानी मानव, ये देखो मानव और ये है प्रकृति। तो ये क्या कह रहा है? मानव को प्रकृति की सहायता करनी चाहिए और मानव और प्रकृति को मानव की सहायता, वो दोनों एक दूसरे के पूरक है। क्या है? यानी जितना महत्वपूर्ण इस वातावरण में, इस पृथ्वी के धरातल पर मानव का जितना है योगदान, उतना का उतना प्रकृति का भी है। इन दोनों को सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। इन दोनों के लिए पूरक शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी मानव और प्रकृति या प्रकृति और मानव दोनों एक दूसरे के पूरक है। दोनों के बिना काम नहीं चलेगा। जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी के दो पहिए होते हैं या सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर एक पहलू नहीं होता तो क्या दूसरा हो सकता? तो उसके बिना काम चलना बड़ा मुश्किल था। उनको संतुलन बनाए रखने के लिए, जैसे ज्वार भाटा आता है तो एक तरफ सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण ज्वार भाटा था, उसको संतुलित करने के लिए एक विपरीत साइड में क्या आता है? अपकेंद्रीय बल के कारण एक अप्रत्यक्ष ज्वार भाटा, उसको संतुलित करने के लिए। तो इन्होंने कहा था एक तरफ मानव है तो दूसरी तरफ प्रकृति है, और अगर मान लो कोई प्रकृति को मेन मानता है तो दूसरी तरफ मानव है। यानी एक दूसरे को सामंजस्य बनाए हुए, एक दूसरे को अपना काम बनाते हुए इनको क्या करना चाहिए? प्रयोग होना चाहिए या इनका सामंजस्य बना रहना चाहिए। तब ये नव निश्चयवादी विचारधारा, और इस विचारधारा को देने वाले थे ग्रिफिथ टेलर। और ग्रिफिथ टेलर ने एक नाम दिया था आपके, एक उदाहरण दिया था ट्रैफिक पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था रुको और जाओ, ये विचारधारा दी थी। रुको और जाओ का मतलब क्या है? जैसे आप देखते हो किसी भी बड़े नगर है, कोई महानगर है, वहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था इतनी ज़्यादा है, यानी वहाँ पे ट्रैफिक यानी साधनों, गाड़ियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि अगर वो लगातार चलते रहे तो दूसरा जो रास्ता है वो जाम लग जाएगा। इसलिए उसने क्या कहा? रुको और जाओ। यानी एक तरफ वाले जो साधन है उनको तो जाने के लिए बोल रहा है और दूसरी तरफ वाले को बोल रहा है आप रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, 2 सेकंड 5 सेकंड, फिर दूसरे वाले को बंद कर देता है और फिर उनको कहता है आप जाओ। यानी दोनों रास्ते क्लियर होने चाहिए। एक रास्ता लगातार चलता रहेगा तो दूसरी ओर जाम लग जाएगा, अगर दूसरा लगातार चलता रहेगा तो पहला वाला जाम लग जाएगा। इसलिए दोनों को, इसलिए उन्होंने एक ट्रैफिक पुलिस की तरह उन्होंने एक उदाहरण दिया था नव निश्चयवाद में। किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने। और इसके जो समर्थक है ग्रिफिथ टेलर के, एक कार्ल सावर है, एक हंटिंगटन है, एक हार्टसन है। ये जो हंटिंगटन अपने यहाँ पढ़ा था निश्चयवाद में, तो ये इनके बाद में इन्होंने क्या किया था? नव निश्चयवाद की विचारधारा को अपनाया था। यानी ग्रिफिथ टेलर के जो विचार थे उन विचारों के ऊपर अपनी विचारधारा को समर्पित किया था। और उन्होंने भी यही कहा था कि प्रकृति और मानव को सामंजस्य बनाए रखना चाहिए, दोनों एक दूसरे के पूरक होना चाहिए ताकि दोनों का काम आसानी से हो। जो भी प्रकृति ने दिया उसका उपयोग मानव का करना चाहिए और मानव को सर्वोपरि न होना चाहिए, न ही प्रकृति को सर्वोपरि बताए। इनमें दोनों कारकों को क्या बताए? इन्होंने दोनों कारकों को बराबर बताया कि मानव का जितना योगदान है उतना का उतना इस प्रकृति का योगदान है इस वातावरण में। तो आज हमने पढ़ा भौगोलिक विचारधाराओं के बारे में, और भौगोलिक विचारधाराओं में नव नियति, जैसे नियतिवाद विचारधारा को मुख्य रूप से जो देने वाले थे आपके रेडजेल थे। मुख्य रूप से किसने दिया था? रेडजेल ने दिया था। नियतिवादी विचार अपन कह सकते हैं या नियतिवाद कह सकते हैं। और संभववादी को दिया था ब्लांस ने। इनका मुख्य योगदान ब्लांस का है। और संभववाद जो शब्द है, ये शब्द सर्वप्रथम काम लेने वाले थे फेब्रे। कौन थे? फेब्रे थे, नाम के भूगोलवेता थे। उन्होंने इस शब्द को सर्वप्रथम काम लिया था, संभववाद शब्द को। और फिर एक आती है निश्चयवाद। निश्चयवाद का मुख्य जो समर्थक है या जो मुख्य उपयोग करता है वो है आपका ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद समर्थन ये विचारधारा को मुख्य प्रवर्तक माना जाता है। तो आज हमारे अपने आपको नियतिवादी विचारधारा, संभववादी विचारधारा और नव निश्चयवादी विचारधारा के बारे में इस वीडियो में बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे आगे से शेयर जरूर करें, और अपने कमेंट हमेशा जरूर करें कि आपको वीडियो अच्छा लगा है या नहीं लगा है, या वो अपने सुझाव हो तो आप दे सकते हो। और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।